हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका सिनोनिम का सेकेंड पार्ट ये किरण पब्लिकेशन से करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और इसमें सिर्फ हम लोग सिनोनिम देख रहे हैं अभी। और फर्स्ट पार्ट में जब इसका बनाया तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत अच्छे लोगों ने लाइक किया इसको, अराउंड 161 लोग, और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। तो मुझे बहुत ही मज़ा आया उस पार्ट को लेकर के, और मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी कंटिन्यू रखूँ। और बिल्कुल ही जब मैं छेड़ दिया हूँ छोड़ूंगा नहीं, टेंशन मत लो। अब ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, और इसके बारे में मैं लास्ट में चर्चा करूंगा वीडियो के लास्ट में, ताकि आपका टाइम बचे, है ना। जो लोग पहले से जानते हो वो बार बार क्यों सुने भला। तो इसके बारे में मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, तब तक आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर दो। यहाँ पर है सेंस्योर। सेंस्योर का क्या अर्थ होता है और इसका सिनोनिम क्या है, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में कौन से इसके आंसर हैं ये आपको बताना है, बता दो। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना, किसी की आलोचना करना। सेंस्योर का क्या मतलब होता है? किसी की निंदा करना, आलोचना करना। अब आप बताओ कि इसमें से कौन ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आलोचना करना या निंदा करना होता है। तो देखते हैं एक एक करके हम लोग। फर्स्ट है क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज का मतलब होता है आपका निंदा करना, आलोचना करना, इसका भी होता है, तो यही इसका आंसर है। लेकिन दूसरे जो दिए गए हैं इसमें ऑप्शन, उसके बारे में भी ज़रा देख लेते हैं। ये है अप्रिसिएट। अप्रिसिएट का मतलब होता क्या है? तो किसी की तारीफ़ करना, किसी की प्रशंसा करना, ये कहलाता है आपका अप्रिसिएट। नेक्स्ट है ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है दोषारोपण करना, है ना, दोषी ठहराना किसी को, किसी के ऊपर आरोप लगाना, ये कहलाता है ब्लेम करना। नेक्स्ट है अब्यूज़, मतलब गाली देना। तो सबसे सटीक कौन सा है इसमें? क्रिटिसाइज करना। और कन्फ्यूजन आपका हो सकता था इसमें कि क्रिटिसाइज में और ब्लेम में। तो ब्लेम का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, लेकिन क्रिटिसाइज का मतलब होता है कि किसी की निंदा करना, है ना, और जिसका मतलब सेंस्योर भी होता है। तो इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं, देख लो सेकंड नंबर क्वेश्चन की। ये है आपका डिलीजेंट। डिलीजेंट का क्या मतलब होता है? तो इसका मीनिंग पहले देख लो कि डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती, जो काफ़ी मेहनती होते हैं उसको कहा जाता है डिलीजेंट। अब एक एक करके चेक करते हैं। ये है इंडस्ट्रियस। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया ना इसका बताने, सेंस्योर के और कौन कौन से हो सकते हैं सिनोनिम। तो इसको अगर आप बना रहे होगे नोट्स तो इसको भी देख लो। इसका कुछ कुछ बहुत ही अच्छे लेवल के माने जा सकते हैं सिनोनिम, जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप इसी सीरीज़ में भी देखोगे कि वे सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। एक वर्ड होता है रेब्यूक। रेब्यूक ए बी है, REBUKE, रेब्यूक है। इसी तरीके से होता है रेप्रीमैंड। और ये सब जो वर्ड्स हैं ना, इसका मतलब होता है किसी को डांटना फटकारना भी, रेब्यूक का और रेप्रीमैंड का मतलब ही। लेकिन इसका मतलब आलोचना करना भी होता है और निंदा करना भी होता है। तो देख लो रेप्रीमैंड, ये दो हो गए। और दो और भी ऐसे वर्ड हैं जो RE और RE से स्टार्ट होते हैं। जैसे सेंस्योर RE से लास्ट करता है और इसके सिनोनिम RE से स्टार्ट होते हैं, देख लो। इसी तरीके से है आपका एक रेप्रोच। रेप्रोच एक ये वर्ड है। इसी तरीके से एक और वर्ड आता है आपका रिप्रूफ। रिप्रूफ। तो ये RE वाले वर्ड को याद रखना है। इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी की आलोचना करना। तो रेब्यूक, रेप्रीमैंड, रिप्रोच, रिप्रूफ, सेंस्योर और क्रिटिसाइज, ये आपस में क्या है? सिनोनिम है। अब जरा देखते हैं अगला वर्ड। आप लोग इसका आंसर बताओ। डिलीजेंट का क्या मतलब होता है? तो अभी बताया कि डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती, जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, वैसे लोगों को डिलीजेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं करके इंडस्ट्रियस। तो इसका ऑप्शन भी इंडस्ट्रियस है, इसका आंसर भी इंडस्ट्रियस है, जिसका मतलब भी होता है मेहनती, अपरिश्रमी। नेक्स्ट आपका इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीनता। उदासीनता का मतलब होता है कि बिल्कुल उसके चेहरे पे भाव ना दिखे किसी चीज़ को देख करके, ना सुख को देख करके, ना दुख को देख करके। जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई व्यक्ति गिर जाता है और आप रास्ते से जा रहे होते हो, आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन गिरा, कौन क्या हुआ, तो आप कहलाओगे इनडिफरेंट, है ना। ये वर्ड पिछले क्लास में भी आ चुका था, जिसमें मैं दो वर्ड को बताया था इसके सिनोनिम के रूप में। एक होता है अपैथी। अपैथी, ए प्लस पैथी। पैथी का मतलब होता है फीलिंग, ए मतलब विदाउट के लिए लगाया जाता है ए। तो अपैथी का मतलब होता है जिसमें कोई फीलिंग ना हो। इसी तरीके से है आपका क्या, एक वर्ड स्टोइक आता है। तो इसका मतलब भी उदासीनता होता है, दुख सुख से परे जो सोचते हैं, मतलब दुख सुख से परे कहने का मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़े कौन आदमी किस दुख से गुजर रहा है, किस सुख से गुजर रहा है ना। तो वैसे लोगों को इनडिफरेंट कहते हैं, अपैथी कहते हैं, स्टोइक कहते हैं। इसी तरीके से इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब तेज होता है, तो मेहनती और तेज में तो कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये अलग वर्ड है। एनर्जेटिक का मतलब होता है क्या, जोश से भरा हुआ, उमंग से भरा हुआ, ऊर्जावान कह सकते हो जिसको।
अब जरा देखते हैं कि डिलीजेंट के और कौन कौन से आपके हो सकते हैं। इसका सिनोनिम है इंडस्ट्रियस, और दोनों का मतलब होता है मेहनती। दो और वर्ड जो हैं जो आपको देखने को मिलेंगे इसी सीरीज में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में ही, वो वर्ड है एसिजुअस। एसिजुअस, इसको याद रख लेना, एसिजुअस। और एक और वर्ड आता है इसका शेड्यूलस, देख लो शेड्यूलस, इसको मत भूलना, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा वर्ड लगता है शेड्यूलस। तो इसके हो गए डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, एसिजुअस और शेड्यूलस, इसके सिनोनिम है जिसका मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। अब जरा बात करते हैं आगे वाले वर्ड के बारे में। देख लो थर्ड नंबर आज का क्या है, ये है कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है चिंतन करना, ध्यान करना। अब जरा एक एक करके फिर से बात करते हैं। ये है कंसिडरेशन, नेक्स्ट है मेडिटेशन, ये है डेलिब्रेशन और ये है स्पेकुलेशन। अगर आप गूगल में आप किसी हिंदी वाले डिक्शनरी में ढूंढोगे तो इसका मतलब ही चिंतन करना, ध्यान करना कहीं ना कहीं दे दिया जाएगा, और चारों ऑप्शन का मीनिंग इस तरीके से दे दिया जाएगा। लेकिन फ़र्क कहाँ, ये समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर है कंसिडरेशन, तो इसका मतलब ही होता है विचार करना, है ना। विचार करना मतलब चिंतन करना एक तरह से। लेकिन इस कंटेम्पलेशन और इस कंसिडरेशन में फ़र्क क्या है, इस चिंतन करने का मतलब होता है अपने बारे में सोचना, गहन चिंतन करना, ध्यान करना। खास करके इसको लिया जाता है स्पिरिचुअली, है ना। स्पिरिचुअली का मतलब भक्ति को लेकर के, किसी के मान लिया जाए भगवान के ध्यान में बिल्कुल ही ध्यान मग्न हो, उनके बारे में सोच रहे हो, या फिर अपने स्पिरिट के बारे में सोच रहे हो, स्पिरिचुअल जिसको कहते हैं, आध्यात्म जिसको कहते हैं, तो उस तरीके से कंटेम्पलेशन लिया जाता है। और इसका सही जो ऑप्शन है वो है मेडिटेशन। लेकिन कंसिडरेशन किस सेंस में यूज होता है, विचार करने के सेंस में। तो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ, देख लो कंसिडरेशन का। मान लो कि आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट किए हो और वो क्या किया है कि कुछ लॉन्ग कंसिडरेशन के बाद वो अग्री हो जाता है आपके रिक्वेस्ट को लेकर के, है ना। तो इसका मतलब है कि आपके बातों पर भी वो विचार कर रहा है, ना कि किसी भक्ति को लेकर के, ना तो किसी भगवान को लेकर के, ना अध्यात्म को लेकर के, है ना। तो ये अलग विचार करना है। इसी तरीके से डेलिब्रेशन है। डेलिब्रेशन का मतलब होता है क्या है, तो इसका मतलब भी होता है विचार विमर्श, है ना। इसी तरीके से स्पेकुलेशन है, जिसका मतलब होता है क्या है, अनुमान लगाना। और अनुमान लगाना मतलब किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगाते हो, तो वो कहलाता है स्पेकुलेशन, ठीक। अब ज़रा देख लो इसके कौन से सिनोनिम हो सकते हैं, तो ध्यान देना इस चीज़ को। एक बहुत ही अच्छा वर्ड है कंटेम्पलेशन का जो आता है सिनोनिम, वो होता है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी, है ना, एक तरह से आप इडियम इसको बोल सकते हो। तो ब्राउन स्टडी का मतलब भी होता है कि गहरे विचारों में डूबा रहना। तो गहरे विचारों में डूबा रहना, बिल्कुल ध्यान मग्न रहना, ये कहलाता है आपका ब्राउन स्टडी। इसी तरीके से होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। अब यहाँ देखो ये है स्पेकुलेशन वाला वर्ड से ही आया है, एस्पेक्ट करके। एस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना, और इंट्रो का मतलब होता है अपने विदिन, अपने अंदर क्या करना, निरीक्षण करना। तो आप क्या कर रहे होते हो, बिल्कुल ही अपने ध्यान में होते हो, तो वो कहलाता है आपका इंट्रोस्पेक्शन। और एक आपका मेडिटेशन इसका हो गया। तो कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन, ब्राउन स्टडी और इंट्रोस्पेक्शन, ये चारों क्या हो गए, आपस में सिनोनिम हो गए, ठीक है। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। देख लो ये आपका एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब क्या होता है, तो प्रशंसा करना होता है इसका मतलब। लेकिन ऐसी प्रशंसा जो बिल्कुल झूठी हो, झूठी प्रशंसा, चापलूसी के सेंस में, है ना। किसी की चापलूसी कर रहे हो, झूठी प्रशंसा कर रहे हो, उसका मनोबल बढ़ा रहे हो कुछ पाने के सेंस में। तो चापलूसी करने के सेंस में जब कोई किसी की झूठी प्रशंसा कर रहा होता है तो उसको कहते हैं एडुलेशन, झूठी प्रशंसा, ठीक। अब देख लो ड्यूरेशन है यहाँ पे। ड्यूरेशन का मतलब होता है समय अंतराल, जो इसका आंसर होगा नहीं। आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट का मतलब हो गया आपका क्या, बहस करना, तो बहस कह सकते हो इसको। आर्ग्यू मतलब बहस करना, आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस। और मैं बता चुका हूँ फर्स्ट क्लास में कि मेंट वर्ड लग गया मतलब ये नाउन बन गया, है ना। तो बहस कह सकते हो इसको। इसी तरीके से फ्लैटरी है। फ्लैटरी का मतलब हो गया एक तरह से चापलूसी करना किसी की, है ना, किसी की झूठी प्रशंसा करना। तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्था, अभी संस्थान कह सकते हो। तो समझ गए कि एडुलेशन का क्या है आपका इसका आंसर, तो फ्लैटरी मतलब झूठी प्रशंसा करना। एक और यहाँ पर देख लो, एडुलेशन का एक बहुत ही बेहतर वर्ड है इनसेंस। ध्यान देना इस वर्ड के बारे में। इनसेंस, इनसेंस का मतलब होता है क्या है, इनसेंस का मतलब होता है पर झूठी प्रशंसा करना किसी की, है ना। तो ये भी इसको याद रखना। और इसका एक और मीनिंग होता है क्या, इसका जो सेकंड मीनिंग होता है वो सुगंध बोल सकते हो। जैसे अगरबत्ती जलाते हो ना, तो उसको भी क्या कहते हैं, इंसेंस कहते हैं। तो उसी को कहा जाता है इंसेंस। तो इसका सेकंड मीनिंग सुगंध है। धूप, अगरबत्ती जिसको कहते हो उसको भी इंसेंस ही बोलते हैं। और एडुलेशन
और फ्लैटरी और इंसेंस एक सेंस में क्या है, ये तीनों ही आपस में सिनोनिमस है ना, जिसका मतलब होता है झूठी चापलूसी करना, किसी की झूठी प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड है, देख लो क्या 15 नंबर है क्वीवर। क्वीवर का मतलब होता है क्या है, तो इसका मतलब होता है कांपना, लेकिन किस तरीके से कांपना, ठंड के मारे कांपना और डर के मारे कांपना, ये कहलाता है आपका क्वीवर। और यहाँ पर एक वर्ड है क्वेरल, मतलब झगड़ा करना, ये तो होगा नहीं। क्विकन का मतलब होता है जल्दी जल्दी करना किसी चीज़ को, है ना, और फिर आगे बढ़ना तेज़ी से। नेक्स्ट है वेवर। वेवर का मतलब भी होता है डगमगाना, है ना, लड़खड़ाना जिसको कह सकते हो, लड़खड़ाना और फिर हिचकिचाना। तो किस सेंस में है ये भी तो कांपने के सेंस में आता है। अगर देखोगे किसी डिक्शनरी में तो इसका मतलब भी कांपना मिल जाएगा आपको, लेकिन ठंड के मारे और डर के मारे कांपना नहीं, चलते चलते लड़खड़ाना, बोलते बोलते हिचकिचाना, लड़खड़ाना, है ना, तो उस सेंस में है ये वेवर। लेकिन ट्रेम्बल है, ट्रेम्बल यहाँ पर जिसका मतलब होता है कांपना, खास करके डर के मारे कांपना, है ना, तो ये कहलाता है ट्रेम्बल। तो इसका सटीक कौन सा हो गया आंसर, तो क्वीवर का सटीक आंसर हो गया आपका ट्रेम्बल। ठीक है, तो इसका 4th नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब इसका सटीक अगर सिनोनिम बोला जाए तो एक तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हो, शीवर करके। शीवर का मतलब भी होता है ठंड के मारे कांपना। नेक्स्ट है शडर, इसको भी याद रख लो, SHUDDER, शडर। शडर का मतलब भी होता है क्या, तो कांपना। तो समझ गए इसका भी आंसर क्या है। अब जरा बात करते हैं 16th नंबर का क्या है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। अब देखना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला वर्ड दे दिया है, आपको लग रहा होगा कि हैंडसम का भी मतलब सुंदर होता है, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये ऑपोजिट हो जाता है। जैसे ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है, ये मेल के लिए यूज किया जाता है सुंदर के सेंस में, तो कहीं ये ऑपोजिट वर्ड तो नहीं है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, हैंडसम का मतलब भी सुंदर होता है। मेल फीमेल को साइड में रखो तो इसका आंसर यही हो जाता है। लेकिन आपको लगेगा कि यहाँ पर अल्यूरिंग है, तो अल्यूरिंग का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब भी होता है आपका आकर्षक, है ना, आकर्षक होना। अपीलिंग का मतलब आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव का मतलब भी आकर्षक होता है। अब जरा गौर करना, इस तरीके से कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो जाए एग्जाम में तो क्या करोगे, आप देखोगे कि कैसे एलिमिनेट करना है। तो अगर इसके तीनों के मीनिंग अगर आपको आते हैं तो आपको नहीं लगेगा कि तीनों का मीनिंग आकर्षक है, तो आंसर तो कोई एक होना चाहिए, तो तीनों को ही साइड कर दो, जो बच गया वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ब्यूटीफुल का यहाँ पर आंसर है हैंडसम। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, इस तरीके से आपको एलिमिनेट करने हैं ऑप्शन को, ठीक है। और मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, कोल्ड हो गया मुझे कल से ही, फिर भी मैं आज कोशिश करके बना रहा हूँ। अब जरा देखो, ब्यूटीफुल का तो यहाँ पर हैंडसम दे दिया है आपका सिनोनिम। इसके एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके एंटोनिम मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो देखो यहाँ पर है एक वर्ड ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क, अगर मेरे स्टूडेंट होंगे आप और SP बख्शी वाले सीरीज़ को देखे होंगे तो ये सारे वर्ड्स जितना मैं अभी बता रहा हूँ ना, सब के सब चिर परिचित वाले वर्ड होंगे, गौर करना इस बात पर। तो यहाँ पर ग्रोटेस्क है, ग्रोटेस्क मतलब देखो GROTESQUE, है ना, ग्रोटेस्क। इसका मतलब होता है बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा भद्दा, अगली कह सकते हो। और इसी तरीके से वर्ड होता है हिडियस। हिडियस का मतलब भी डरावना होता है, लेकिन इसका मतलब भी होता है अगली के सेंस में। तो हिडियस को याद रखना और आप ग्रोटेस्क को याद रखना, ये दोनों वर्ड हैं जो ब्यूटीफुल के एंटोनिम हैं, ठीक। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते जा रहा हूँ। अब जरा देख लो 17th नंबर क्या है, मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया ना, जैसे कि यहाँ पर टेम्पररी दिया है और फ्लीटिंग, दोनों का मतलब होता है अस्थाई, है ना। अस्थाई का मतलब जो बिल्कुल ही स्थायी ना हो, क्षणिक हो, क्षण भर के लिए हो, तो उसको कहते हैं टेम्पररी और फ्लीटिंग। अब ये ऑप्शन इसलिए दिया गया ताकि आपको अगर पहले से पता होता है, एक वर्ड होता है मोमेंट्री, ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, मोमेंट्री, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो क्या किया है, ये दोनों ऑप्शन को दिया है, ताकि अगर आप मोमेंट्री पढ़े हो जिसका मतलब भी क्षणिक होता है तो सीधा या तो फ्लीटिंग में मारते या टेम्पररी में मारते, लेकिन ये मोमेंट्री नहीं है, मोमेंटस है। मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, समझ रहे हो, महत्वपूर्ण होता है। अब जरा बात करते हैं कि टेम्पररी तो इसका होगा नहीं और ये फ्लीटिंग होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है क्षणिक और मोमेंट्री का मतलब भी होता है क्षणिक, लेकिन यहाँ पूछा है मोमेंटस, जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का मतलब ही क्या होता है आपका महत्वपूर्ण, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। अब जरा गौर करना कि यहाँ पर है मोन्यूमेंटल। मोन्यूमेंटल का मतलब होता क्या है, तो देखो इसका मतलब होता है किसी स्मारक से संबंधित, मोन्यूमेंट से संबंधित, लेकिन इसका एक सेकेंड मीनिंग भी होता है जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। ध्यान देना क्या होता है, महत्वपूर्ण। लेकिन देखो कट गया, लेकिन क्या है, अगर इसका मतलब भी महत्वपूर्ण होता है और इसका मतलब भी महत्वपूर्ण होता है तो कैसे समझेंगे कि आखिर इंपॉर्टेंट होगा और ये नहीं होगा, तो समझ लो इस बात को।
पहला मीनिंग तो बताया कि मॉन्यूमेंट से संबंधित, स्मारक से संबंधित। दूसरा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन किस सेंस में इसका मीनिंग होता है महत्वपूर्ण, तो पिछले क्लास में आप लोग देखोगे एक ऑगस्टस आया था वर्ड, है ना, जिसमें मैं बताया था कि अगस्त जो महीने वाला अगस्त होता है ना, उसी को अगस्त कहते हैं और इसका मतलब ही होता है महत्वपूर्ण, है ना। और ये जो मॉन्यूमेंटल है ये ग्रैंड के सेंस में आता है, ग्रैंड वाला सेंस में, मतलब शानदार वाले सेंस में आता है मॉन्यूमेंटल। लेकिन ये मोमेंटस जो है ये किस सेंस में आता है, तो ये किसी इवेंट के सेंस में आता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, आपको वहाँ जाना है, तो आप कह सकते हो कि आपके लिए मोमेंटस इवेंट है वो। फिर आप कह सकते हो कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने हैं, तो इस सेंस में अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण है तो वहाँ पर यूज़ करेंगे मोमेंटस और फिर इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर जो मोन्यूमेंटल है इसका महत्वपूर्ण किस सेंस में होता है, तो शानदार के सेंस में, कोई लुक के सेंस में। मान लिया जाए कोई बहुत ही अच्छे भवन को देख लेते हो आप, बहुत ही शानदार लुक है वहाँ का, तो आप कह सकते हो कि वो बिल्कुल ही मोन्यूमेंटल लुक है उसका, है ना। तो शानदार के सेंस में इंपॉर्टेंट होता है ये, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अब जरा देख लो इसका एक और सिनोनिम मोमेंटस का एक सिनोनिम होता है कंसीक्वेंशियल। बता दो अगर आप इस वर्ड से चिर परिचित होगे तो, क्योंकि आप लोग एसपी बख्शी वाले सीरीज में इसको देखे होंगे। तो कंसीक्वेंशियल का मतलब भी होता है आपका महत्वपूर्ण। तो इस चीज़ को याद रखना, मोमेंटस, इंपॉर्टेंट और कंसीक्वेंशियल का मीनिंग होता क्या है, महत्वपूर्ण होता है। अगर ये तीनों वर्ड नहीं रहते, इंपॉर्टेंट, कंसीक्वेंशियल, और दो और भी जो होते हैं ऑप्शन वो भी अलग रहते, मोन्यूमेंटल अगर होता तो इसका आंसर मोन्यूमेंटल हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब जरा देख लो 18 नंबर क्वेश्चन है इनफैचुएशन। देखो बहुत लोगों को प्यार होता है किसी से, है ना, और बहुत लोगों को इन्फैचुएशन हो जाता है। इन्फैचुएशन का मतलब होता है आसक्ति, हिंदी में अगर प्योर बोलें तो आसक्ति होता है। इसका मतलब भी बहुत लोग नहीं समझते होंगे कि आसक्ति का क्या मतलब होता है। तो किसी के ऊपर आसक्त हो जाना, मतलब ऐसी फीलिंग, लव की ऐसी फीलिंग जो बिल्कुल ही फुलिश हो, ऑब्सेसिव हो, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाला लव हो, और वो रियल लव नहीं हो, है ना। और पॉसिबल भी नहीं है कि मान लिया जाए किसी के साथ आप प्यार कर बैठते हो, और पॉसिबल नहीं है कि उसके अंजाम तक हम लोग पहुँचे। तो अंजाम होता क्या कि शादी वादी कर लें उससे, तो वही तो लव का क्या होता है, एक अंजाम होता है। लेकिन एक तरीके का लव ऐसा होता है जो बिल्कुल मूर्खता से भरा लव होता है, फुलिश, है ना, और बिल्कुल ही ऑब्सेसिव वाला होता है, मतलब उसके बिना लगने लगेगा बेचैनी सा, है ना। तो उसको आसक्ति बोलते हैं, जिससे पॉसिबल नहीं है लव होना, बस एक अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उसके लिए, तो उसको कहा जाता है आसक्ति या फिर इन्फैचुएशन। अब जरा देख लो यहाँ पर कौन कौन से जो दिए हैं। अच्छा, इन्फैचुएशन का मैं आपको अगर सिनोनिम बता दूँ तो क्रश, है ना, आप लोग जानते हो ना क्रश। तो क्रश क्या होता है, किसी के ऊपर क्रश आ जाता है आपका, तो वो क्या होता है, यही वाली फीलिंग को कहते हैं इन्फैचुएशन हो गया आपको, है ना। जिसका एक सिनोनिम भी क्रश होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ इमोशन है। इमोशन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है भावना, पैसन। अब पैसन के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो पैसन का मतलब ही होता है आपका क्या, तो पैसन का मतलब ही होता है आपका जुनून एक तरह से, लेकिन इश्क वाला जुनून। पैसन गाड़ी, जैसे पिछले क्लास में बताया था ना, स्प्लेंडर, आप लोग गाड़ी चलाते हो स्प्लेंडर, तो उसका क्या मीनिंग होता है। आज भी पैसन आप लोग चलाते होगे, हीरो होंडा का पैसन, है ना, तो इसका भी क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब जुनून होता है, लेकिन इश्क वाला जुनून, है ना। तो यही है इसका आंसर, सेकंड नंबर ही इसका आंसर है, पैसन। नेक्स्ट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता क्या है, तो आप ध्यान रखना कि इन्फैचुएशन का मतलब आसक्ति बताया और पैसन का मतलब इश्क बताया, है ना, इश्क वाला जुनून बताया। तो लगभग दोनों का सेम ही मीनिंग होता है और इसके सिनोनिमस भी हैं दोनों आपस में। इमेजिनेशन जो है, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, और कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है आपका दया, सहानुभूति जिसको कहते हैं ना, दया होना किसी के लिए, तो वो कहलाता है कंपैशन। अब जरा बात करते हैं इसके कुछ और भी सिनोनिम के बारे में। तो एक तो क्रश बता दिया पहले ही, एक पैसन तो ये खुद दे रखा है, एक और वर्ड होता है मैश, MESH, मैश होता है ना, तो इसको भी याद रख लेना साथ साथ में। और पैसन का क्या मतलब बनाया, इश्क वाला, है ना, जुनून। अब जरा देख लो आगे के वर्ड के बारे में। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, ये क्या है आपका, ये है कंसाइनी। कंसाइनी का मतलब होता क्या है, तो कंसाइनी का मतलब होता है नामांकित व्यक्ति, पाने वाला व्यक्ति। किस सेंस में होता है ये मैं आपको बताता हूँ। कंसाइनी का मतलब होता है पाने वाला, नामांकित व्यक्ति। अब जरा देखते हैं एक एक करके। देख लो ये नॉमिनी, नॉमिनी का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब भी होता है एक तरह से नामांकित व्यक्ति। अब दोनों ही आपस में सिनोनिमस हैं, कैसे ये मैं बताता हूँ। कौन से पाने वाले व्यक्ति को कंसाइनी बोलते हैं, नॉमिनी बोलते हैं। जैसे आप लोग बैंक अकाउंट खुलवाते होंगे तो वहाँ पर नॉमिनी का नाम दिया जाता होगा, है ना। मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पॉलिसी आप करवाते हो, कोई भी इंश्योरेंस करवाते हो, तो वहाँ पर होता क्या है
कि अब नॉमिनी का नाम लिखा जाता है और फिर कंसाइनी का नाम लिखा जाता है, मतलब आप वहाँ पर एक नामांकित व्यक्ति का नाम दर्ज कराते हो कि अगर खुदा ना खास्ते अगर मैं इस दुनिया में ना रहूँ तो इस इंश्योरेंस से जो पैसे मिलने वाले हैं वो इस व्यक्ति को मिले। तो वहाँ पर जो नाम अंकित किया जाता है ना उसी को बुलाते हैं नामांकित व्यक्ति, पाने वाले का नाम, है ना। तो कंसाइनी और नॉमिनी का मतलब आप लोग समझिए कि क्या होता है। अब जरा देखो डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि, और आपका रिप्रेजेंटेटिव का मतलब भी होता है प्रतिनिधि, मतलब किसी चीज़ को प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति को, है ना। मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब होता है क्या है, तो इसका मतलब संदेश वाहक बोला जाता है, दूत जिसको कहते हैं ना, जैसे मैसेंजर ऑफ गॉड कहलाते हैं कोई कोई धर्म गुरु जो अपने आप को घोषित कर देते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना। तो मैसेंजर का मतलब होता है संदेश वाहक, भगवान के संदेश को लाने वाला। और फिर दूत को भी बोलते हैं जो मैसेज को इधर से उधर पहुंचाए, उसको भी बोला जाता है क्या, तो उसको भी बोला जाता है दूत। तो यहाँ पर क्या है, डेलीगेट और रिप्रेजेंटेटिव दोनों का मतलब जो होता है वो होता है प्रतिनिधि, जो इसके आंसर होंगे नहीं क्योंकि आंसर तो एक होना है। और नॉमिनी, नॉमिनी का मतलब होता है क्या है, तो नॉमिनी का मतलब होता है पाने वाले व्यक्ति का नाम, है ना, नामांकित व्यक्ति जिसको कहते हैं, तो इसका आंसर नॉमिनी होगा। अब जरा देख लो इसके और कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं, जरा देखो कंसाइनी का। तो कंसाइनी का जो और हो सकता है, एक वर्ड है रेमिटी, रेमिटी, है ना, इसको भी ध्यान रखना, रेमिटी, है ना, जैसे इसमें भी डबल ई है लास्ट में, इसमें भी डबल ई है, इसमें भी डबल ई है, तो इसको भी याद रख लेना। और रेमिटी में डबल टी भी होता है, यहाँ पर डबल टी भी होता है, रेमिटी, ठीक। एक और वर्ड होता है रेसिपिएंट, है ना, पाने वाले का नाम, रेसिपिएंट, हाँ आई होता है, रेसिपिएंट, तो ये भी ध्यान रखना। रेसिपिएंट, रेमिटी, कंसाइनी और नॉमिनी आपस में क्या है, सिनोनिमस हैं। देख लो आज के लास्ट वर्ड के बारे में, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसके प्रोसीजर के बारे में, टास्क वगैरह के बारे में, है ना। ये है ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब होता है क्या, तो इसका मतलब होता है घुमक्कड़, इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति, इधर उधर भटकने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है आपका वांडरर। वांडरर का मतलब भी होता है घुमक्कड़, इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति। चीट का मतलब होता है धोखा देना, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। पिलग्रिम का मतलब होता है यात्री, तो ये भी तो इधर उधर घूमते हैं। ट्रैवलर, ट्रैवलर का मतलब भी होता है इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति। अब बताओ तीनों में फंस गए ना कि कौन सा होगा इसका आंसर। तो पिलग्रिम को आप इसलिए भी हटा सकते हो क्योंकि ये तीर्थ यात्री जो होते हैं, मतलब किसी तीर्थ की यात्रा करने के लिए अगर निकले हैं तो ऐसे लोगों को कहते हैं पिलग्रिम, तो ये भी इसका आंसर होगा नहीं, है ना, क्योंकि इसका फिक्स एक डेस्टिनेशन है, इसका एक फिक्स बोल सकते हो लक्ष्य है ना। नेक्स्ट है ट्रैवलर। तो ट्रैवलर और वॉन्डरर में क्या फ़र्क है, तो ट्रैवलर ऐसे लोग होते हैं जिसका डेस्टिनेशन फिक्स होता है, समझ रहे हो। पिलग्रिम का लक्ष्य क्या होता है, किसी पर्यटक स्थल पे जाना, किसी तीर्थ स्थान पे जाना, है ना, तब वो कहलाता है तीर्थयात्री। लेकिन ट्रैवलर जो होता है ये यात्री कहलाता है, या तो पर्यटक कहलाता है। पर्यटक मतलब अपने घर से वो सोच करके निकल चुका है कि मुझे किस स्थान पे जाना है, उसका गंतव्य स्थान जो होता है, डेस्टिनेशन जो होता है वो फिक्स होता है। लेकिन वॉन्डरर और ट्रैम्प के कोई लक्ष्य नहीं होते, वो इधर उधर भटकने वाले व्यक्ति होते हैं। जैसे मैं आपको एक इसका सिनोनिम बता दूं, एक वर्ड होता है वैग्रेंट। वैग्रेंट, तो वैग्रेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है घुमक्कड़, खाना बदोश जिसको कहते हैं। तो ट्रैम्प और वॉन्डरर और वैग्रेंट जो होते हैं इसके कोई लक्ष्य नहीं होते कि कहाँ पर पहुँचना है, ये जिधर जाते हैं उधर अपना तंबू गाड़ देते हैं और घूमते फिरते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं वॉन्डरर, ट्रैम्प और वैग्रेंट। वॉन्डरर एक सेंस में और लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्लास का बच्चा है, बंक कर गया है क्लास को, स्कूल नहीं गया है चाहे कॉलेज नहीं गया है, वो क्या करेंगे फ्री के टाइम में, क्या करेंगे, ना घर जा पाएंगे ना स्कूल जा पाएंगे, दोनों जगह उसकी पिटाई होनी है, तो क्या करेंगे इधर उधर भटकेंगे बिना लक्ष्य के। तो उस सेंस में भी कह सकते हो कि वो वॉन्डरर बन गया है एक दिन के लिए, समझ रहे हो। तो इसका कोई लक्ष्य नहीं होता, ट्रैम्प का, वॉन्डरर का और वैग्रेंट जो भी बताया उसका। तो ये सारे वर्ड्स को याद रखना। अब जरा मैं बता दूं कि इसके बारे में, वैसे कल मैं फर्स्ट वीडियो बनाया था तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस रहा और काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया, काफ़ी लोगों को का शेयर मुझे देखने को मिला, तो काफ़ी मुझे मज़ा आया, है ना। इस तरीके से आप लोग अगर सपोर्ट करोगे ना तो जाहिर सी बात है टीचर को मन लगेगा पढ़ाने में, और अच्छे टीचर यही चाहते हैं कि उसको अप्रिसिएट किया जाए उसके काम को, उसके मेहनत को। अब ज़रा देखो ये क्या है, तो टेलीग्राम अगर आप लोग यूज़ करते हो ना, तो टेलीग्राम अगर यूज़ करते हो वहाँ पर अगर आप त्रिगीतम सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 ग्रुप, त्रिगीतम फोरम क्लब और त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल, दोनों को ज्वाइन हो सकते हो। और डेली बेसिस पर वहाँ पर आप देखोगे, ऊपर स्क्रॉल करते जाओगे तो डेली बेसिस पर वहाँ पर क्विजेस करवाए जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब एक स्पेशल प्रैक्टिस बैच ये है जहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको टास्क दिए जाते हैं और ऑनलाइन टेस्ट दिए जाते हैं। और ये पुराना इसका फ़ी रखा हुआ था 495, और बहुत लोग कहते हैं सर आपने तो पेड निकाल दिया। भाई पेड मैं यूट्यूब पे कुछ नहीं पढ़ा रहा, एक चीज़ ध्यान में रखना, अभी तक जो भी है सब कुछ फ्री है। ये टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट करने में मुझे भी कुछ खर्चे हैं, और जो लोग क्रिएट करते हैं मिल करके, पहले तो मैं खुद किया करता था, तब भी मैंने इसका चार्ज रखा था क्योंकि मेहनत के लिए लेता था। और
तो इसलिए इसके चार्ज रखे हुए हैं। इसमें होता क्या है कि आपको 1 वीक का टास्क दिया जाता है। टास्क को जैसे कंप्लीट करते हो तो उसी में से सारे ऑनलाइन टेस्ट में क्वेश्चन और ऑप्शन सहित सारे उसी में से रहते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इसके आप प्रिपेयर कर पाओगे, खास करके वोकैब के, क्योंकि वोकैब के सारे टेस्ट क्रिएट हो चुके हैं, रिवीजन के भी क्रिएट हो चुके हैं, और बाकी ओरिजिनल जो होते हैं टेस्ट उसके भी। तो रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कब रिवाइज करना है, नहीं आपको बिल्कुल नहीं भटकना है, ट्रैक पे रहना है और उस तरीके से तैयारी करना है। आपने तो बहुत ज़्यादा बुक्स खरीदे हो गए हैं ना अभी तक, लेकिन कितने बुक को आप कंप्लीट किए हो आज तक, फर्स्ट पेज नंबर से लास्ट पेज तक। लेकिन इससे अगर आप जुड़ते हो ना तो होगा ये कि आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ोगे और यहाँ से बाहर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 6 सीरीज जो भी मैंने वोकैब के करवाए हैं एसपी बख्शी के, इसका लक्ष्य ही है कि एसपी बख्शी के जितने भी मैंने करा रखे हैं उसको याद करवा देना। ठीक है, अब जरा बात करते हैं, इसके अंदर ग्रामर इंक्लूड है, लेकिन ग्रामर कब कंप्लीट होगा इसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन एक तो बात है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी कंप्लीट हो जाए। ग्रामर में जैसे अभी आर्टिकल्स कंप्लीट कर दिए, वर्ब्स कंप्लीट कर दिए, आर्टिकल के 3 टेस्ट हो चुके हैं, और अगर आप लोग न्यूली ज्वाइन करोगे तो आप फर्स्ट से स्टार्ट करोगे इसके टेस्ट को, और 3 टेस्ट हैं आर्टिकल्स के, वर्ब्स के 4 टेस्ट हैं, और इसी तरीके से टेंस अभी स्टार्ट किया हूँ तो टेंस के भी बनने वाले हैं बहुत सारे टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रामर और वोकैब की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है, इतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि बिल्कुल ही आप एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन दे दे तो आप समझ करके वहाँ पर आसानी से टिक लगा पाओगे। और मैं हमेशा कहता हूँ यार, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट कहना गलत है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट होता है। क्योंकि आप प्रैक्टिस तो बहुत लोग करते हैं, जो लोग एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते हैं वो भी तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन क्यों नहीं क्रैक कर पाते, क्योंकि वो उनका तरीका परफेक्ट नहीं था। तो आप लोग कोशिश करोगे कि प्रैक्टिस करो, लेकिन एक परफेक्ट वे में, है ना। और वो परफेक्ट वे मैं बताता हूँ आपको कि कैसे प्रैक्टिस करके सारे वोकैब को याद करने हैं, सारे ग्रामर के रूल्स को कैसे याद कर पाओगे, कैसे प्रैक्टिस करने हैं, खास करके ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू। ठीक है, और इसमें आप भटकोगे नहीं, क्योंकि आपके पास एक फिक्स टास्क होगा, उसके ना इधर सोचना है ना उधर सोचना है। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक ढंग से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे, और बिल्कुल कॉल नहीं करना है, कॉल करने का मौका मैं सबको देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे हम लोग। और आप लोग क्या करोगे, अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के भी शेयर करना, मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, ताकि मैं आगे के वीडियो भी जारी रखूँ। डीमोटिवेट करोगे तो बिल्कुल नहीं बनाऊँगा, है ना। तो चलिए हम लोग बहुत कुछ सीखे आज भी, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।